चैप्टर में पढ़ना है इनहेरिटेंस के बारे में और वेरिएशन के बारे में। पहले हम कुछ इनके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे जेनेटिक्स के। एक्चुअली ये दोनों टॉपिक इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हम पढ़ते कहाँ पे हैं? जेनेटिक्स में। ये आपके लिए बिल्कुल एक नया टर्म है जेनेटिक्स। हाँ, ये जरूर आपके लिए पुराना हो चुका होगा जीन। अब आपको जीन का बात कहाँ समझाया गया था? जब आपने सेल पढ़ा था, सेल का एक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था न्यूक्लियस। बोलो, याद है सबको? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम। मैं अभी सीधा लिख रहा हूं, क्या? क्रोमोसोम। नहीं तो हम क्या लिख सकते थे इसको? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये आप सबको पता होना चाहिए, तब ये बात आपके दिमाग में ना बहुत बढ़िया से सेट होएगी। क्रोमोसोम का नंबर जो होता है, नंबर की बात करें, ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। ये बात आपको पता है? अलग अलग स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल में अलग होते हैं। पहले तो हमें स्पीसीज की बात ये भी एक समझ लेनी है, स्पीसीज या तो हैप्लॉइड सेल से बनी होती हैं, उनका जो प्लांट या बॉडी जो होता है, या तो हैप्लॉइड सेल से बना होता है। मैं एनिमल यहाँ पे बात करूंगा, आपको प्लांट के रिस्पेक्ट में सेम बात वही समझनी है। या फिर किससे बना होता है? डिप्लॉइड सेल से। इन दोनों टर्म्स में मुझे किसी को अगर परेशानी है तो वो बताओ। हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या होता है? द सेल विच हैज अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, वो हैप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड सेल का मतलब होता है द सेल विच हैज टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। दो सेट होते हैं एक जैसे, मतलब पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियस में एक जैसे, उनका शेप साइज एक जैसा होता है, नंबर अरेंजमेंट ऑफ जीन सेम होता है दो क्रोमोसोम का। उन दो क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये बात याद है? ठीक, तब आपको बात समझ आ जाएगी। अब मैंने बोला कि क्रोमोसोम का नंबर स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, ये बात आपको अब समझनी है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन बीइंग के बारे में हमें आपको याद रखना है, कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। पहले हमें ह्यूमन नाम आते ही ना, ह्यूमन एक स्पीसीज है, होमो सैपियंस, हम सैपियंस स्पीसीज की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में पहले ये समझना है कि क्या वो हैप्लॉइड है, क्या वो डिप्लॉइड है। तो ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। मतलब हमारे सेल में जो हमारा बॉडी का सेल है, वो उन हर सेल में टू सेट्स ऑफ या पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं। और उन पेयर्ड क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 46 टोटल। अगर हम इनके पेयर्स की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? 23 पेयर्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ रही है? ऐसे हम पी प्लांट की बात करेंगे तो 8 क्रोमोसोम्स हैं। कितने हैं? 8 नहीं है, 7 पेयर्स हैं, तो 14 क्रोमोसोम्स हैं। सॉरी, 14 क्रोमोसोम्स हैं। अगर यही सेम उल्टा हम बोलेंगे पेयर्स के बारे में तो 7 पेयर्स। तो आपको दोनों बातें समझनी है। क्या पहले ये डिसाइड करना है कि वो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड तो नहीं है? अगर हैप्लॉइड है तो वो पेयर्ड कंडीशन में नहीं होगा, और डिप्लॉइड है तो पेयर्ड होगा। क्रोमोसोम पेयर होने का मतलब क्या है? ये सब जब आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब आपको ये बात बता दी थी हमने। अगर आपको लग रहा है कि मिस हो रहा है तो पहले जाके क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर फिर से एक बार देख लेना। ठीक है, चलो अब आगे। पहले इस जेनेटिक्स का टर्म समझो। हाँ, यही जो जीन की बात हम कर रहे थे ना, ये पूरा सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम हैज जीन्स। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम के पास क्या है? जीन्स। यही जीन के बारे में स्टडी, जो जीन का स्टडी करना, जीन का अरेंजमेंट, जीन का क्या काम है, क्या वो करता है, क्या उनका रोल है, इन सभी के बारे में हम जब पढ़ते हैं जिस बायोलॉजी की ब्रांच में, दैट इज टर्म्ड एज जेनेटिक्स। तो हमने अभी 11th की बात करें तो कहाँ तक बात कर ली थी? न्यूक्लियस तक बात कर ली थी, क्रोमोसोम समझ लिया था, न्यूक्लिक एसिड नहीं पढ़ा था अभी। न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मींस इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए का, आरएनए का, वो अभी नहीं पढ़ा है। वो अगले चैप्टर में आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट चैप्टर जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, वहां हम यही पढ़ेंगे, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक्स टर्म दिया था
एक साइंटिस्ट हैं वेलहेलम बैटसन, इनका नाम जरूर याद रखना और इनके नाम की स्पेलिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इन्होंने जेनेटिक्स टर्म दिया था सबसे पहले, और जेनेटिक्स का मतलब क्या है? दैट इज अ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्या क्या? हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दोनों टर्म जब भी हम एक साथ, मींस हेरिडिटी के बारे में और वेरिएशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, दैट इज टर्म्ड एज जेनेटिक्स। अब आपके दिमाग में इन दोनों वर्ड का मतलब अगर समझ आ गया तो जेनेटिक्स तो अपने आप समझ आ जाएगा। हेरिडिटी का मतलब होता क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या पेरेंट्स टू प्रोजेनी। पेरेंट्स से प्रोजेनी में जो जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, कैसे कैरेक्टर्स का? जेनेटिक कैरेक्टर का, दैट इज टर्म्ड एज हेरिडिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। और हेरिडिटी के लिए ही एक और वर्ड यहां पे लिखा जाता है, इनहेरिटेंस। इनको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस, जो यहाँ पे आपको चैप्टर के नाम पे लिखा हुआ दिखेगा, इनहेरिटेंस। हेरिडिटी का ही दूसरा सिनोनिम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अभी अपन आगे हम बात करेंगे क्या डिफरेंस होता है ना। और वेरिएशन का मतलब क्या होता है? अब वेरिएशन का मतलब समझो, हम सभी एक स्पीसीज के इंडिविजुअल हैं, होमो सैपियंस हमारा स्पीसीज है, और क्या सभी एक जैसे हैं? नहीं है। स्पीसीज में आपको अलग अलग आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एंड दैट इज द वेरिएशन। या इसको तो हम बड़े पैमाने पे ले लिया, एक छोटे से और यूनिट पे ले लो। एक पेरेंट से अगर प्रोजेनी 3 बनी है, जैसे आप अगर 2-3 भाई बहन हो, तो क्या सभी भाई बहन एक जैसे हो? पेरेंट्स आपका सेम रहेगा, पेरेंट्स सेम है, लेकिन सारे जो आप सिस्टर एंड वो ब्रदर्स हैं, वो क्या एक जैसे होंगे? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होंगे? ड्यू टू दिस वेरिएशन। हमारा जो पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, या हम ये दूसरी लैंग्वेज में बोले कि एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में जो डिफरेंसेस हैं, एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में जो डिफरेंसेस हैं, दैट इज द वेरिएशन। हम सभी एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन सभी में थोड़ा थोड़ा अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हम आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कहेंगे। हमारी आपकी पहचान क्या है? हम एक दूसरे से अलग हैं, यही तो हमारी पहचान है ना। नहीं तो सबकी मम्मियां कंफ्यूज नहीं होती। जैसे ये नाम में कंफ्यूजन है, वैसे शक्ल में कंफ्यूजन होता, कोई किसी के घर पे जाता। बात समझ रहे हो? तो ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी वेरिएशन की वजह से पॉसिबल है। एंड वेरिएशन आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पीसीज के, एक स्पीसीज देखना है, एक से ज्यादा स्पीसीज में तो नो डाउट डिफरेंस होएगा ही होएगा, लेकिन एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स जब आप देखोगे, दे ऑल्सो शो सम डिफरेंसेस, एंड दैट डिफरेंसेस टर्म्ड एज वेरिएशन। इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज हैव सम डिफरेंसेस, एंड दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशन। इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन। अब सारे कुत्ते तो एक जैसे नहीं होते, होते हैं क्या? या सारी बिल्लियां एक जैसी होती हैं? नहीं, आप उनको ध्यान से देखो तो कुछ आपको डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा, उनके कोट कलर में, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर में, उनके जरूर देखने को मिलेगा डिफरेंस। बट हाँ, वो अलग बात है कि उतना हम ध्यान से देखते नहीं। बात समझ आ रही है? हाँ, इंसानों को तो देख लो, ठीक है। तो वेरिएशन समझ आ गया, 2 वर्ड समझ आ गए, हेरिडिटी और वेरिएशन। ट्रांसमिशन कैरेक्टर का, हाँ, एक और बात आपको समझनी है कि हम में जो भी कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं वो हमारे पेरेंट्स से आते हैं विद सम चेंजेस। कैरेक्टर कहां से आ रहा है? पेरेंट्स से, विद सम चेंजेस। एंड मींस हमें जो भी कुछ कैरेक्टर मिला है बाय द हेरिडिटी मिलेगा आपके पेरेंट्स से, एंड कुछ नए फीचर्स के साथ ड्यू टू वेरिएशन। एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ वेरिएशन, वो अपन आगे अभी हम बात करने वाले हैं। बात क्या करने वाले हैं? आई थिंक आपको ये बात पता होगा, मेन एक तो पता होगा, मियोसिस। इस वेरिएशन का एक रीजन तो आपको पता है, मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। एंड क्रॉसिंग ओवर मेन रीजन है इस वेरिएशन का, जो हमारे पेरेंट्स और हम में एक डिफरेंस कॉज कराता है। उसके अलावा
दूसरा, दो डिफरेंट बॉडी से, या हम जिसे कहें हेटेरोथैलिक गैमीट बनाने का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म डायोसियस हैं, डायोसियस जिसमें है, जिस जो जो स्पीसीज हैं, उनमें भी वेरिएशन आने का एक रीजन ये भी है। मेल एंड फीमेल बॉडी अलग है, तो मेल बॉडी से मेल गैमीट प्रोड्यूस हो रहा है, फीमेल बॉडी से फीमेल गैमीट प्रोड्यूस हो रहा है। दोनों का, मेल बॉडी का फीमेल बॉडी का जेनेटिक कंपोजिशन अलग है, तो गैमीट का भी तो कंपोजिशन अलग होगा, और वो फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, तो जो प्रोजेनी बनेगा तो मिक्सचर होगा। तो एक ये भी रीजन है इस वेरिएशन का। और भी रीजन है, एक और रीजन है म्यूटेशन। सडन चेंजेस हो जाता है आपके जेनेटिक मटेरियल में, कुछ उसके फैक्टर्स होते हैं, वो अपन बात करेंगे, एंड दैट आल्सो कॉजेज वेरिएशन। उसके साथ साथ ये आपका जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, या जिसे हम कहें कि सराउंडिंग का जो फैक्टर है, दैट आल्सो कॉजेज चेंजेस, वो भी आपका वेरिएशन का रीजन है। तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो ये वेरिएशन को कॉज करते हैं। तो अभी आपको जेनेटिक्स समझ आ गया। जेनेटिक्स का मतलब क्या है? हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों की स्टडी, ठीक है, दोनों की स्टडी, कॉमन स्टडी को हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ हेरिडिटी की स्टडी कर लिया तो हमने जेनेटिक्स कर लिया, नहीं। वेरिएशन की स्टडी कर लिया तो जेनेटिक्स हो गया, नहीं। दोनों की स्टडी जब भी होती है तो हम बोलते हैं जेनेटिक्स। एंड हेरिडिटी का मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम, अब ये बोलना ज्यादा ठीक नहीं होगा, देखो ठीक तो ये भी है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, लेकिन उतना ठीक नहीं। ट्रांसमिशन ऑफ, ये बोलोगे कि जेनेटिक कैरेक्टर, अभी मैं उस पर ही आ रहा हूं, कैरेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये आपके लिए अच्छा है, ये लिखोगे तो वो थोड़ा सा इंप्रेसिव है, मींस क्लियर है। अब ये क्या होता है कैरेक्टर, वो देखो इधर, यहां देखो आप। कैरेक्टर्स का मतलब ये समझो क्या है, दैट इज द फीचर। कैरेक्टर क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फीचर है वो आप क्या बोलोगे? उसका कैरेक्टर। जैसे मैं आपके एक कैरेक्टर की बात करूं, सभी आप देखो अपने स्किन का कलर, ये आपका एक फीचर है। आपकी हाइट, आपके हेयर का कलर, आपके आईज का कलर, ये सबका आपका क्या है? फीचर ही है। ये तो हमने एक्सटर्नल फीचर की बात करी जो आपको दिख, ये एक्सटर्नली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपका क्या हुआ? कैरेक्टर हुआ। इसके साथ साथ आपको बोलना आता है, दैट इज ऑल्सो अ फीचर। आपको पढ़ना आता है, वो भी एक फीचर है। आपको गाड़ी चलाना आता है, ड्राइविंग आता है, वो भी एक फीचर है। मुझे आता है, क्या आपको आता है? गाड़ी चलाना नहीं आता तो आता है, आपको आता है? नहीं आता। साइकिलिंग एक ऑल्सो है फीचर। ये फीचर है, ये कैरेक्टर्स हैं। लिखना आता है, ये भी आपका फीचर है, ये भी आपका कैरेक्टर है। आपके ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर, किसी को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, मुझे नहीं आता, तो वो मेरे लिए फीचर नहीं, आपके लिए फीचर है। तो कैरेक्टर का मतलब ये बस समझना है कि हाँ, जो हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ दिखने में ही कैरेक्टर है, लर्निंग से भी जो आपको प्रैक्टिस से, लर्निंग प्रैक्टिस से जो आपको क्वालिटीज आती हैं, दैट ऑल्सो अ कैरेक्टर। वो क्या है? कैरेक्टर। तो कैरेक्टर दो टाइप के होते हैं। एक को बोला जाता है एक्वायर्ड कैरेक्टर, और दूसरा बोला जाता है जेनेटिक कैरेक्टर। अब इन दोनों को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे वो देखो। एक्वायर्ड कैरेक्टर उन कैरेक्टर्स को बोलते हैं, जैसे मुझे गाड़ी चलाना आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बेटे को भी आएगा, ये जरूरी नहीं है। वो सीखेगा तो हो सकता है, बाकी ये कंफर्म नहीं है। वो ट्रांसफर नहीं होता। ये कैरेक्टर अगर ट्रांसफर होता मेरे से उसमें, कि हाँ वो पैदा होते ये वो करता, तो हाँ वो स्टीयरिंग तो करता है, लेकिन जो एक चलाना होता है या लिखना, क्या मुझे जो लिखना, जो जितना मुझे नॉलेज है, क्या उसको है? नहीं है, अभी वो कुछ नहीं लिख पाता। तो वो क्या है? एक्वायर्ड कैरेक्टर।
ये आपको पूरे लाइफ स्पैन में, ड्यूरिंग लाइफ स्पैन, ये सब कुछ आपको गेन करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। जैसे साइकिलिंग, ड्राइविंग, राइटिंग, लिसनिंग को क्या बोलते हैं, सिंगिंग, ये कुकिंग वुकिंग, सब आपका ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है। ये ट्रांसफर नहीं होता। मतलब आप डॉक्टर बन गए तो ये मत समझ लेना कि आपकी आने वाली प्रोजेनी डॉक्टर बनेगी, ये कंफर्म, क्योंकि ये ट्रांसफर तो होता नहीं है। हाँ, ये जरूर ट्रांसफर होता है कि मेरी हाइट अगर ऐसी है तो मेरे ऑफस्प्रिंग की हाइट इसी से मिलती जुलती होगी, मेरा स्किन कलर ऐसा है तो उसका भी मिलता जुलता ऐसा ही होगा, कि हम दोनों में से किसी का भी हो सकता है ना, क्योंकि दो जगह से गैमीट आते हैं तो दोनों का चांसेस होता है। किसका डोमिनेट करेगा वो अलग बात है। हेयर का पैटर्न क्या होगा, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो डिपेंड करता है हम आप दोनों में से किसी पर, ठीक है। तो वो जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो प्रोजेनी में, दैट कैरेक्टर्स आर द जेनेटिक कैरेक्टर, वो क्या कहा जाएगा, जेनेटिक कैरेक्टर। जैसे स्किन कलर, आई का कलर, हेयर कलर, हाइट ऑफ द बॉडी, एंड आपका शेप ऑफ द फीट। शेप ऑफ द फीट समझ रहे हो, ये पानी है, आप पानी में वो पैर रख के जब चलते हो तो एक प्रिंट बनता है, पानी से निशान बन जाता है। वो सबका एक जैसा नहीं होता, होता है। घर में जितने मेंबर हैं सबके प्रिंट आज लेना जाके और देखना, किसी का भी प्रिंट किसी से मैच नहीं करेगा। या फिर आप जाके अपने घर के लोगों के फिंगर्स देखो, अपने चाहे वो फीट के या फिर हाथ के, किसी के नहीं मैच करते, ठीक है। वो क्या क्या है, ये सारे कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, ये वेरिएशन है। ये तो जो आप नहीं मैच होने का बात है, ये वेरिएशन है। लेकिन जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो कहाँ से आते हैं, आपके पेरेंट्स से आते हैं। अब आपकी शक्ल किससे मिलती है ज्यादा, मम्मी से मिलती है। हाँ, मतलब मिलती, आप किसी एक से, वो पापा के भी कैरेक्टर्स होंगे लेकिन माँ से ज्यादा मिलती है, तो मतलब माँ का जो कैरेक्टर है, माँ के जो जीन हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं आप पे, मीन्स वो फीचर्स ज्यादा आप में दिख रहे हैं, तो वो आपका कह जाया जाता है कि उनसे ज्यादा में, लेकिन होंगे दोनों के सेम क्वांटिटी। फीचर्स के जो क्वांटिटी है ना, जो अभी हम जीन्स की बात कर रहे हैं, तो दोनों का सेम होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है माँ और बाप का। बाप का थोड़ा कम ही होता है, वो भी बात करेंगे, ये अच्छी बात है। अब हाइट के लिए देखो कई बातें, हाइट जेनेटिक है नो डाउट, हाइट जेनेटिक है नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ फिजिकल जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो भी जरूरी है। अगर वो ठीक नहीं मिला, माल न्यूट्रिशन हो गया तो रहेगा। अब मेरी हाइट, मेरे 3 भाइयों में हम देखते तो असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब बड़े वाले भाई साहब की हाइट मेरे से भी कम है, तो उस टाइम की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो उनका नरिशमेंट शायद ठीक से नहीं हुआ, तो हाइट उनकी कम रह गई। मेरे टाइम पे थोड़ी सुधरी तो मेरी थोड़ी बढ़ गई, छोटे वाले के टाइम पे ज्यादा सुधरी तो और वो उसकी बढ़ गई। समझ आ गया। जो आप ड्यूरिंग क्या करोगे, एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या बोलोगे, जो आप कैरेक्टर लर्न करोगे ड्यूरिंग लाइफ स्पैन, कौन से टाइम पे, आप में नहीं था, ड्यूरिंग लाइफ स्पैन आपने एक्वायर करा। कैरेक्टर्स विच एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ स्पैन इज कॉल्ड एक्वायर्ड कैरेक्टर। आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेना, कैसे, जैसे सबसे पहला लिखना क्या, ड्राइविंग, राइटिंग लिखो, कैरेक्टर्स विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब इसका एग्जाम्पल लिखना जरूरी है, ये आपको समझना है। जैसे एग्जाम्पल में लिखो, स्किन कलर, हाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखना, आप लिखोगे आई कलर, कुछ एक कॉमन एग्जाम्पल लिख लो, अभी तो बहुत कुछ पता चलेगा। हेयर कलर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जेनेटिक्स के रिसर्च की बात करें, जेनेटिक्स से रिलेटेड कोई रिसर्च जो साइंस या बायोलॉजिकल साइंस में हुआ, तो वो करा है मेंडल जी ने।
ग्रेगर जॉन मेंडल, जो आपने 10th में भी नाम पढ़ा था, है ना, इन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स के ऊपर कोई एक प्रूवन या ऑथेंटिक एक्सपेरिमेंट करा और कुछ लॉज दिए, और वो हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के, ठीक है। और इनको इसलिए कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, एक बात तो ये याद रखना है। एंड ये ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था, ऑस्ट्रिया अभी एक कंट्री है, ठीक है। एंड उसके बाद नाम आता है बैटसन जी का, और बैटसन जी का नाम अभी आपने ऊपर ही देखा ही है, जेनेटिक्स टर्म भी इन्होंने ही यूज करा था, ठीक है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। आपके साथ ये गड़बड़ होएगा कई बार, इन्हीं में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनमें देखो आप 3 तो यहीं पे हैं, 3-4 हैं जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स एंड फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। इतने टाइम पे जिन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स करे, जैसे हम मेंडल जी की बात करें तो उन्होंने सबसे क्लासिकल एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स का करा था पी प्लांट के ऊपर, और वो जो प्रूव करा, इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मॉडर्न जेनेटिक्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आज का जेनेटिक्स है, जो जिसका जेनेटिक्स का जो कॉमर्शियलाइजेशन आज किया जाता है, वो मॉडर्न जेनेटिक्स की वजह से पॉसिबल है। प्रीवियस क्लास में बात कर रहा था न्यूरोस्पोरा के लिए, न्यूरोस्पोरा इज नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, यही बोला था। जेनेटिक्स में ज्यादातर एक्सपेरिमेंट इधर ड्रोसोफिला के ऊपर हुआ है। इसका दूसरा जो कॉमन नेम है वो है फ्रूट फ्लाई, ठीक है। ये देखा होगा आपने, वो बड़े साइज की जो फ्लाईज होती है उनको बोला जाता है फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला। इनके ऊपर बहुत सारे जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट हुए हैं। जैसे क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या क्या प्रूव करा है। जैसे पहला एक कॉन्सेप्ट है लिंकेज। अभी आपके लिए ये थोड़ा सा नया होगा कि लिंकेज क्या है, बट आपको अभी थोड़ा सा समझ आएगा आगे। सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ये आप अंडरस्टूड हो, ये जानते हो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर का भी बारे में जो डिस्कवरी है वो इसी ड्रोसोफिला से ही पता चला है, ठीक है। एंड देन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, लिंकेज मैप ऑन ड्रोसोफिला, लिंकेज मैप बनाया जाता है, वो अपन बात करेंगे। सारा इस चैप्टर में ही सब कुछ ये पढ़ना है। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स करे गए हैं वो किसके ऊपर हुआ है? ड्रोसोफिला के ऊपर हुआ है। इसलिए ड्रोसोफिला जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट का बहुत एक अच्छा एनिमल है, ठीक है। तो न्यूरोस्पोरा, ऐसे प्लांट किंगडम में अगर हम जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट के लिए बात करते हैं तो न्यूरोस्पोरा एक बहुत अच्छा सुटेबल मटेरियल रहा है। साइंटिस्टों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं, इसलिए उसको कहा जाता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ये बात आपको याद रखना है। फिर गैरोड जी का नाम आता है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स या बायोकेमिकल जेनेटिक्स। इन्होंने, क्योंकि हमारे में भी वही जीन्स हैं, हमारे में भी सारे जेनेटिक, बहुत सारे जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, तो सबसे पहले इन्होंने, गैरोड जी ने ह्यूमन बीइंग में एक जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में बात की थी, डिस्कवर करा था। जेनेटिकली मींस आपके जीन में गड़बड़ी हो जाने की वजह से, जीन में कुछ मिस अरेंजमेंट हो जाने से आपका एक डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है एल्केप्टेन्यूरिया, एल्केप्टेन्यूरिया या फिर ब्लैक यूरिन डिजीज। ये भी आपको पढ़ना है। तो पहली जो ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन के लिए जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में डिस्कवरी हुई थी, गैरोड जी ने करा था, इसलिए इनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स भी कहा जाता है या फिर बायोकेमिकल जेनेटिक्स भी, या दोनों के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं। तो इतनी आप हिस्ट्री के लिए इतना बात नोट करो, फिर आगे। अब पहले कुछ हमें टर्मिनोलॉजी समझनी है, जेनेटिकल टर्म समझने हैं, और ये जो टर्मिनोलॉजी समझ गया वही जेनेटिक्स समझेगा। जिसने नहीं समझा वो कुछ और भी समझ सकता है जेनेटिक्स के साथ साथ। जिसको ये टर्मिनोलॉजी समझ आ जाएगी वो जेनेटिक्स समझेगा, और जिसको नहीं समझ आएगी ना तो वो कुछ और भी समझ सकता है, ठीक है। तो जेनेटिक्स समझने के लिए पहले ये टर्मिनोलॉजी क्लियर करो। जो वही सारे टर्म्स हैं जो आपने एक बार इसके थ्रू हो चुके हो। फैक्टर पहला टर्म्स है। फैक्टर के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, एलिमेंट। क्या वर्ड यूज करेंगे? एलिमेंट। ये टर्म यूज करा था मेंडल जी ने, ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स के फील्ड में हुआ था, उन्होंने कहा था कि देयर इज अ फैक्टर
which responsible for the transmission of character. क्या है वो नहीं पता, कुछ ऐसा फैक्टर है जो एक जनरेशन से या फिर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक कैरेक्टर को ट्रांसफर कराता है। उस अननोन रीजन के लिए या अननोन जो उनको नहीं पता था उसके लिए टर्म यूज कर दिया था फैक्टर। क्या बोला था? फैक्टर या फिर एलिमेंट। उसके बाद देखो ये क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? किसका स्टडी करना? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। तो जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन है, मींस कोई एक कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है, वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? वो उसका बेसिक यूनिट जो होगा दैट इज अ फैक्टर। वो एक छोटा सा फैक्टर है। अब क्या है वो अभी धीरे धीरे बात पता चलेगी। जो रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मींस ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड दूसरी बात, जो भी कैरेक्टर्स हम में आप में दिखते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर है उसी फैक्टर की वजह से, जिसमें जैसा फैक्टर वैसा वो कैरेक्टर उसके पास है। जैसा फैक्टर होगा वो डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर कैसा है। अभी मैं फैक्टर बार बार बोल रहा हूं, इसी को बाद में आगे अपन चलेंगे तो यहां पे एक साइंटिस्ट का नाम आएगा, जॉनसन 1909 में। इन्होंने इसी फैक्टर के लिए वर्ड यूज किया था जीन। अब जीन का मतलब क्या है वो आपको अंडरस्टूड है। दैट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ क्या, विच कोड्स अ प्रोटीन। एक प्रोटीन को जो कोड करता है एक फ्रेगमेंट डीएनए का, उसको हम बोलते हैं जीन। ठीक है, ये बाद में, बाद का मतलब बहुत टाइम के बाद, ये जब भी सेल के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में जब सारी बातें पता चली हैं, तब ये जीन टर्म का यूज करा। अब ये जो टाइम गैप कितना है, मेंडल जी का एक्सपेरिमेंट हुआ है 1856 टू 65, ये इनका एक्सपेरिमेंट का ड्यूरेशन है। और जॉनसन जी ने ये जीन टर्म कब दिया है? 1909। कितना टाइम गैप है? अगर आप ये इसको हम माइनस कर लेते हैं 1909 से 1856 को, तो क्या मिलेगा आपको? 3 और इधर 5, इधर अजी 0। 53 ईयर्स के बाद जाके ये पता चला है कि क्या था वो फैक्टर। जो पहले कह दिया था फैक्टर है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। कैरेक्टर इसी की वजह से एक्सप्रेस होते हैं। यही हमारे जो भी फीचर्स आपके आते हैं वो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो 53 ईयर्स के बाद जाके पता चला कि वो क्या था, वो फैक्टर जीन है। जब प्रूफ हुआ तो उस फैक्टर वर्ड के लिए बाद में इन्होंने जीन टर्म यूज करा। ठीक है, मॉर्गन फर्स्ट यूज सिंबल। उसके बाद मॉर्गन जी का नाम आता है इन्हीं फैक्टर्स के लिए। मॉर्गन जी ने बाद में, जॉनसन जी के बाद में, इन्होंने इन फैक्टर्स के लिए सिंबल यूज करना शुरू किया। रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए आपको? अपनी, जैसे सबकी अपनी एक लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या चाहिए? एक हम साइन बनाते हैं, सिंबल है, वो अल्फाबेट्स, उसी से हम अपने सारी बातों को एक्सप्रेस कर। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो क्या है? साइन एंड सिंबल्स है। अल्फाबेट्स क्या है? साइन एंड सिंबल्स हैं। भी ए बनाना है ऐसे बनाना है, बी बनाना है ऐसे बनाना। तो उस फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने सिंबल्स का यूज करना शुरू किया। जैसे आपने एलिमेंट्स के लिए सिंबल पढ़े हैं, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है। तो ऐसे फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने सिंबल यूज करने का तरीका बताया। अब वो तरीका क्या था? सबसे पहली बार मॉर्गन जी का नाम इसलिए आपको याद रखना है, आगे आपने देखा भी था, TH मॉर्गन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर भी कहे जाते हैं। इन्होंने कहा कि कोई भी जो कैरेक्टर है, जैसे आपका प्रीवियस एग्जांपल ले लेते हैं, हाइट ऑफ द प्लांट आपने पढ़ा था। हाइट ऑफ प्लांट, पी प्लांट का हम बात कर लेते हैं, तो टॉल पढ़ा था और ड्वार्फ पढ़ा था। ये एक्सपेरिमेंट की बात है। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ये पता चलता है, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहे जाते हैं। एक जस्ट अपोजिट कैरेक्टर, एक टॉल है तो डॉफ है, टॉल का अपोजिट कौन? डॉफ।
जैसे स्किन कलर फेयर है तो डार्क है, तो वो जस्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चलता है कि इन दोनों कैरेक्टर में से, अभी मैं कह रहा हूं लेकिन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ये प्रूव होता है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव है। ये वर्ड तो थोड़ा सा अब जाना पहचाना सा लग रहा है। डोमिनेंट का मतलब है कि कौन सा अपने आप को फिजिकली एक्सप्रेस कर पा रहा है इन हाइब्रिड कंडीशन, और कौन सा अपने आप को हाइब्रिड कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जैसे आपने ये वाला कॉम्बिनेशन जब प्लांट का पढ़ा था तो इसका हाइट कैसा होता था, टॉल, यही पढ़ा था। तो इस हाइब्रिड कंडीशन में कौन सा पहले सिंबल पे आते हैं फिर ये अपन बात करेंगे। तो इनमें से जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, जो कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर का पहला अल्फाबेट यूज करा जाता है फॉर द सिंबल। क्या बोला हमने? डोमिनेंट कैरेक्टर का पहला अल्फाबेट, वर्ड नहीं, क्या अल्फाबेट यूज करा जाता है फॉर द रिप्रेजेंटेशन फॉर दैट फैक्टर। जैसे हाइट ऑफ द प्लांट के लिए यहां पे, हाँ, जो ये टॉल प्लांट है, टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट, ये डोमिनेंट ट्रेट है, तो इसका सिंबल उन्होंने बोला कि हम ऐसे लिखेंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी। टॉल क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है, पहला अल्फाबेट टी है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे हम? कैपिटल टी, कैपिटल टी। अब दो टी क्यों लिखते हैं? हाँ जी, दो टी इसलिए लिखा जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है। कैसा है? डिप्लॉइड है। अगर ये ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होता तो सिर्फ एक लिखते। मतलब क्या हुआ कि जिस भी क्रोमोसोम पे इनका टॉलनेस का जीन होगा, यहां मान लेते हैं, तो यहां भी होगा। ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहा जाएगा, पेयर्ड कंडीशन में होता है। तो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे मान लो कि ये कैपिटल टी यहां है, तो यहां भी होगा, ठीक है। ऐसे जब इसका जो रिसेसिव ट्रेट है, अपोजिट जो कंट्रास्ट कैरेक्टर है, तो उसका हम अब पहला अल्फाबेट नहीं यूज करेंगे, जो हमने अल्फाबेट यहां यूज करा है उसका स्मॉल लेटर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? स्मॉल लेटर। कौन से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए? रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर का यूज करते हैं, बट अल्फाबेट वही होगा जो हमने डोमिनेंट कैरेक्टर में लिया था। बात समझ आई? टॉल क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है। टॉल एंड डॉफ एक दूसरे का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। टॉल डोमिनेंट है इन दोनों में से, तो टॉल का टी लिखेंगे, ठीक है। तो जब डॉफ को हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इसी टी को स्मॉल लेटर में लिख देंगे, बस वो डॉफनेस को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कोई प्लांट डॉफ है हाइट में, तो उसका जेनेटिक कंपोजिशन ऐसा लिखा जाएगा, और कोई प्लांट टॉल है तो उसका जेनेटिक कंपोजिशन ऐसा लिखा जाएगा। अब एलील क्या है उसको समझो। एलील के लिए यहां पे देखो, ये आपके दो क्रोमोसोम बनाए गए हैं, एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है। ये पेयर कंडीशन हमेशा कहां होएगी? डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में होएगी। तो डिप्लॉइड कंडीशन में हर क्रोमोसोम पेयर्ड कंडीशन में होता है, और इनको हमने क्या नाम दिया था? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या नाम दिया था? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की हमने 2-3 पहचान बताई थी। क्या पहचान बताया था? शेप, साइज सेम होता है, अरेंजमेंट ऑफ जीन सेम होता है। ये बात तो सबको याद होगी, ठीक है। तो यही बात आपको याद रखते हुए देखो क्या हो सकता है। जब जीन का अरेंजमेंट दोनों पे सेम हो सकता है, होगा ही ये, क्योंकि होमोलोगस हैं, तो इधर कैपिटल टी हो सकता है, इधर कैपिटल टी। मतलब जो दोनों जीन हैं, दोनों फैक्टर बोलना चाहो या जीन बोलना चाहो, बात एक ही है। मेंडल के केस में बात करेंगे तो फैक्टर बोलेंगे, अभी हम अपने टाइम पे बात करेंगे तो जीन बोलेंगे। तो मैं अभी बार बार करके जीन बोलूंगा, जब मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे आएंगे तो फैक्टर वर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो जीन हैं ये आइडेंटिकल हैं। कैसे हैं?
कैसे हैं? आइडेंटिकल है। ये आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, दोनों जीन होमोलोगस क्रोमोसोम पर जो दो जीन होंगे एक जैसे, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होंगे, वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। और यहां देखो, ये आइडेंटिकल हैं, ये आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल हैं, लेकिन यहां पे क्या है? डिसिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ये डिपेंड किस पे करता है, वो अभी आगे हम बात करेंगे। जब दोनों जीन आइडेंटिकल होते हैं, चाहे ये वाला कंडीशन हो चाहे ये वाला कंडीशन हो, तब इसको बोला जाता है होमोजाइगस कंडीशन। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस कंडीशन। आपके पास कोई कैरेक्टर है, कोई क्या, बहुत सारे कैरेक्टर, मान लो स्किन या हेयर कलर कैरेक्टर है, क्या आप उस कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस कंडीशन में हो, या फिर आपके पास ये वाला कंडीशन है, एक फैक्टर डोमिनेंट है, दूसरा फैक्टर रिसेसिव? इस कंडीशन को बोला जाता है हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये किस पर डिपेंड करेगा, चलो ये सीखते हैं। लिखा हुआ है अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन विच आर लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन। क्रोमोसोम पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे उनकी पोजीशन सेम होती है, और यहां जेनेटिक्स में पोजीशन के लिए वर्ड यूज करते हैं लोकेशन, लोकस, सॉरी लोकेशन नहीं, लोकस वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? लोकस। और इसी का प्लूरल वर्ड है, वहां पे ब्रैकेट में लिखा है लोकाई या लोसी, जो भी आप पढ़ना चाहो, है ना। पोजीशन के लिए क्या वर्ड बोलोगे? सिंगुलर लोकस है, प्लूरल क्या है? लोकाई। क्योंकि दो क्रोमोसोम है तो दो पोजीशन है तो प्लूरल है। अगर एक जीन का, एक एलील का पोजीशन की बात करेंगे तो लोकस की बात होगी। अब क्योंकि हम अल्टरनेटिव फॉर्म की बात करें तो पोजीशन एक से ज्यादा, तो कैसा हुआ? प्लूरल हुआ। तो इसलिए क्या बोलेंगे? लोकाई ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड एलील, एंड एलील टर्म दिया था बैटसन जी ने। बोलो, इतनी बात कुछ दिमाग में पल्ले पड़। जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। इधर जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स हैविंग आइडेंटिकल फैक्टर्स। यहां पे फैक्टर वर्ड का मतलब जी नहीं है, आइडेंटिकल फैक्टर, एक जैसा फैक्टर है तो उसको क्या बोला? होमोजाइगोट। एंड ऑर्गेनिज्म जो इससे डेवलप होगा उसके लिए क्या वर्ड यूज करा? होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, मतलब दोनों जो एलील होंगे वो हमेशा एक जैसे होंगे, किसी भी कैरेक्टर के लिए हो सकता है। सेम स्टेटमेंट यहां आपको जस्ट चेंज करना है। जाइगोट फॉर्म बाय टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट कैरिंग डिफरेंट फैक्टर्स। दो अलग अलग फैक्टर के साथ हो उसको हेट्रोजाइगोट बोलोगे। ये कॉम्बिनेशन आपके सामने है, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ। एंड इंडिविजुअल जो इससे बनेगा वो हेट्रोजाइगस होगा। एंड इस टर्म को भी बैटसन जी ने ही यूज करा था सबसे पहले। हाँ, हेमीजाइगस का मतलब होता है वो आप एक कंडीशन है, एक है केस, एक्चुअली कंडीशन क्या है, एक केस है, वहां ही देख पाते हैं बस। ह्यूमन बीइंग में ही है, ह्यूमन मेल के केस में है बस। ठीक है, जब ह्यूमन मेल का हम बात करते हैं तो इनका कॉम्पोजिशन क्या होता है? 44 प्लस एक्स एंड वाई। और इधर ह्यूमन फीमेल की बात करते हैं तो हम लिखते हैं 44 प्लस एक्स एंड एक्स। तो ये 44 क्रोमोसोम तो सबके एक जैसे हैं, उधर जैसा है, इधर ऐसा है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। यहाँ पे जो दो क्रोमोसोम होते हैं जिसे सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, एक्स एंड एक्स, दोनों होमोलोगस, एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम, एक पेयर है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक सेम साइज का है, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन ये फीमेल के केस में होता है। ह्यूमन मेल के केस में क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम जो है वो साइज में बड़ा है एज कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम। किसके कंपैरिजन में? वाई क्रोमोसोम साइज में छोटा है। या हम ये कहें वाई क्रोमोसोम का कुछ पार्ट डिलीटेड है,
एक्स के साइज के हिसाब से क्या है, वो छोटा है। मतलब क्या हुआ कि एक्स क्रोमोसोम पर इधर जो जीन्स लगे हैं, इधर जो लगे होते हैं, इधर जो लगे होते हैं, ये आपको इसका अल्टरनेटिव फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन कुछ हिस्से का, एक्स क्रोमोसोम के कुछ हिस्से के जो जीन्स हैं, उसका अल्टरनेटिव फॉर्म वाई पे नहीं मिलता, वाई पे नहीं में होता। वाई क्रोमोसोम का एक आर्म बहुत छोटा सा होता है, तो उसका अल्टरनेटिव फॉर्म है ही नहीं, होता ही नहीं है। मींस ऐसे फैक्टर्स जो यहां पे लगे हैं, मान लो कि ए लगा है, बी लगा है, सी लगा है, इनका अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं होता ह्यूमन मेल के केस में। किसके केस में? ह्यूमन मेल के केस में। जब ऐसा कंडीशन आ जाता है कि किसी फैक्टर का कोई अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं है, उस कंडीशन को बोला जाता है हेमीजाइगस।